बच्चों इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेटालिक कंडक्टिविटी होगी, हार्डनेस हो गई, या और बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटालिक बॉन्डिंग। यदि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है तो हमें मेटालिक बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या है। मेटालिक बॉन्डिंग है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द बॉन्ड विच होल्ड, ऐसे लिख देंगे, विच होल्ड मेटल एटम्स, मेटल एटम्स टुगेदर, metal atoms together in a metallic crystal lattice, in a metallic crystal lattice, उसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक मेटल का क्रिस्टल बना लेता हूं कि मेरे पास ये आयरन के एटम्स हैं, तो आयरन के एटम्स इस मेटालिक क्रिस्टल लैटिस के अंदर जिस फोर्स के थ्रू क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस फोर्स का नाम होता है मेटालिक बॉन्डिंग, या उस बॉन्ड का नाम होता है मेटालिक बॉन्डिंग। जिस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से क्या है बॉन्ड होल्ड है, उसको क्या बोलते हैं हम मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेरे पास एक आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, तो दोनों एटम एक दूसरे से क्या है क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे की तरफ क्लोजली पैक्ड है। इनके बीच में लगने वाली जो बॉन्डिंग होगी उसको क्या मैं बोलूंगा मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और उनमें भी स्पेशल ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उन सारे एलिमेंट्स को और उन सारे एलिमेंट्स में इस प्रकार की बॉन्डिंग मिलती है मेटालिक बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग आती किस वजह से है कि एक मेटल एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे मेटल एटम्स का न्यूक्लियस, ठीक है ना, तो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे। तो इनके बीच में क्या है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाएगा, और वही फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को मैं क्या बोलूंगा मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलूंगा मैं उसको मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है, मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतनी ही वो क्या है मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा शो करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज वी डिस्कस अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग द बॉन्ड विच होल्ड टू मेटल एटम्स या टू और मोर मेटल एटम्स टुगेदर इन ए मेटालिक क्रिस्टल लैटिस लाइक दैट, ठीक है ना। दिस इज द आयरन, it is the free electrons present in the outermost shell, and this is the nucleus attract the electrons and they bonded through the metallic bond, right। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मेटालिक बॉन्ड क्या है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड से हमें क्या है बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करना है एक्सप्लेन करना है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ही क्या हो जाएगी स्ट्रांग हो जाएगी। हमें पहली प्रॉपर्टी पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है तो वो है हमारा फर्स्ट है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
solid at room temperature but Hg is liquid. Hg मतलब मरकरी, mercury is liquid. Hg is liquid at room temperature. Hg लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Hg, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of Hg is like noble gas, is like noble gas, and all electrons are paired. All electrons are paired, so its atoms to show weak metallic bonding. Its atom to show weak metallic bonding. और वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से ही क्या है, मेटल एटम एक दूसरे को क्या है, फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन क्या है, मरकरी सारे सॉलिड होते हैं और मरकरी लिक्विड होता है। उसका कारण है कि मरकरी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसा है, ठीक है ना। ऐसे में उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड है, और पेयर्ड होने से क्या होगा, उसमें मेटालिक बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, वीक। और मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो फिर वो मरकरी किस में एग्जिट करेगी, लिक्विड स्टेट में। ऐसे ही क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, all d block elements to show metallic conductivity, metallic conductivity शो करते हैं, मतलब उनमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। दूसरा डक्टिलिटी, डी ब्लॉक एलिमेंट टू शो मेटालिक कंडक्टिविटी कॉमा डक्टिलिटी ऑल को, ठीक है। उसके बाद मलेबिलिटी शो करते हैं, यानी कंडक्टिविटी शो करते हैं, डक्टाइल शो करते हैं, मलेबिलिटी को शो करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी उसमें आसानी से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। उनको गर्म करके वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बीट करके किसी हैमर से उसको एक चादर के रूप में क्या है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी वजन सहन करने की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एक्सेप्ट, इसमें वही बात आती है कि एक्सेप्ट कौन कौन, Zn, Hg, Cd और Mn, ठीक है। यानी ये एलिमेंट ऐसा नहीं करते हैं, जिंक भी ऐसा नहीं करता है, जिंक भी मेटालिक क्या नहीं शो करता है, ज़्यादा कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, ठीक है ना, डक्टिलिटी शो नहीं करता है, मलेबिलिटी शो नहीं करता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मरकरी में नहीं होती हैं, Cd Mg, यानी ये शो करते हैं लेकिन बहुत कम शो करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। इनका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन Zn, Hg, Cd, all electron are paired
all electron are paired, means though there is no unpaired electron, all electrons are paired, so they have weak metallic bonding, they have weak metallic bonding weak metallic bonding। लेकिन Mn में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं Mn के अंदर, लेकिन फिर भी क्या है, इसके अंदर भी कुछ क्या है, प्रॉपर्टी बहुत कम शो करता है। तो उसका रीजन क्या हो जाएगा कि Mn have stable 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो ऑल 3d5 इलेक्ट्रॉन tightly bonded to the nucleus, tightly bonded to the nucleus and do not participate in metallic bonding, metallic bonding में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जब मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो फिर ये भी क्या है, इन प्रॉपर्टीज को बहुत कम शो करेगा। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यानी दो क्वेश्चंस हमारे ये हो गए हैं कि एक तो हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी लिक्विड होता है, उसका रीजन मैंने मेटालिक बॉन्डिंग लिखा है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटालिक कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मलेबिलिटी और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं, लेकिन ये एलिमेंट नहीं करते। इनका रीजन भी यही है कि डी, इसके अंदर भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मेटालिक बॉन्डिंग भी वीक रहेगी, और वीक मेटालिक बॉन्डिंग से क्या है, प्रॉपर्टी नहीं आएंगी। दूसरा, Mn में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ये हाफ फील्ड 3d5 हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल होता है तो न्यूक्लियस के साथ उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होंगे, जिसके कारण वो मेटालिक बॉन्डिंग में उतने एज से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए, जिसके कारण ये प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हार्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हार्ड एंड लो वोलेटाइल, यानी उनकी वोलेटिलिटी जो होती है, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी वो बहुत कम होती है, लो वोलेटाइल। एक्सेप्ट Zn, Cd एंड Hg। Zn, Cd और Hg को छोड़ दें तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और लेस वोलेटाइल होते हैं। इस पर लेस वोलेटाइल लिख देंगे, लेस वोलेटाइल। रीजन क्या है इसका, रीजन वही है कि जिंक, Cd और Hg में होती है वीक मेटालिक बॉन्डिंग, बिकॉज in Zn, Cd and Hg, because in Zn, Cd and Hg metallic bonding is weak, metallic bonding is weak। और वीक मेटालिक बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक मेटालिक बॉन्डिंग इज वीक, और वीक मेटालिक बॉन्डिंग है तो फिर क्या है, वो हार्ड नहीं होंगे और आसानी से वोलेटाइल होंगे। यानी यदि हम जिंक को हीट करते हैं तो वो क्या है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट
हो सकता है, ठीक है, मोर वोलेटाइल है, क्योंकि एटम के बीच में अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो थोड़ा हीट करने से ही क्या है वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। ये हो गया हमारा पास क्या, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास फोर्थ है मेटालिक बॉन्डिंग। प्रॉपर्टी है हमारे पास फोर्थ मेटालिक बॉन्डिंग। ओ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड क्या है अपनी लिक्विड स्टेट में स्टार्ट मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली में मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। जैसे हम आइस की बात करें, आइस की, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। ऐसे ही क्या है हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी अपना अपना सबका क्या होता है, एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्पेसिफिक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का, और जब हम इसमें कुछ वेरिएशन पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। लेकिन फ्रॉम एस सी टू, फ्रॉम एस सी टू सी आर, जब हम एस सी से सी आर की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। बट एम एन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बट एम एन का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। आफ्टर दैट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, आफ्टर दैट melting point decrease from Fe to Zn। फिर उसके बाद Fe से जब Zn की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का इस प्रकार से क्या है, वेरिएशन आता है। यदि हम इसका ग्राफ को पढ़ें, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर एटम्स का क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए कोई एटम है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम से जवाब क्या है, टाइटेनियम तक, टाइटेनियम से वैनेडियम तक, और वैनेडियम से क्रोमियम तक जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास स्कैंडियम है, यहाँ पर हमारे पास टाइटेनियम है, यहाँ पर हमारे पास वैनेडियम है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रोमियम है। उसके बाद क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज, मतलब एम एन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो मेल्टिंग पॉइंट फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फिर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट फिर घटेगा इस प्रकार से। ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है। यहाँ पर हमारे पास एम एन है, और यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा जिंक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट आ जाएगा, निकिल आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इस प्रकार से हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, ये एम एन हो गया, ठीक है। अब हमें इनका रीजन पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है कि फ्रॉम एस सी टू सी आर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम एस सी टू सी आर, और इसका रीजन है, इसका रीजन होगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी मेटालिक बॉन्डिंग पर, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड एस सी से जब सी आर तक जाएंगे तो इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज फ्रॉम एस सी टू सी आर,
number of unpaired electron increase, so strength of metallic bonding increase. Result मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये हो गया भाई मेल्टिंग पॉइंट। स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे तो बढ़ेगा। भाई मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पर। और मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो एससीसी में डी में एक इलेक्ट्रॉन है और सीआर में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? एससी से सीआर तक जाने पर बढ़ते हैं, जिससे कि क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती है, जिससे कि क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात देखी है कि Mn का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है Mn हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, नंबर 2 है Mn हैव लो MP। Mn हैव लो MP और इसका रीजन क्या है? Mn to show stable configuration। स्टेबल होता है 3d5 और 4s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड to the nucleus and do not participate in metallic bonding। result मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो Mn का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रीजन मैंने लिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आफ्टर दैट। जैसे मेल्टिंग पॉइंट Mn का लो होगा, लेकिन क्या है जब Fe से Zn की तरफ जाएंगे तो फिर घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेंगे। तो हमें ये लिखना है इसके अंदर। पॉइंट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड है कि जब हम Fe से और Zn की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, जिससे मेटालिक बॉन्डिंग घट जाएगी, जिससे मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? थर्ड है। फ्रॉम Fe to Zn मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, और इसका रीजन हो जाएगा इसका बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। because the number of unpaired electron decrease, result metallic bonding decrease, so मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। क्योंकि डी में Fe में क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डी में पेयर्ड होते हैं, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा? ये भी एक प्रॉपर्टी थी डी ब्लॉक एलिमेंट की, और उसमें भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम।
क्योंकि हमारे इन कोर्स क्या है, ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ की स्टडी है वो क्या है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स की है। तो 3D सीरीज में इस प्रकार से वेरिएशन होता आता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डेंसिटी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है डेंसिटी। डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डी का फॉर्मूला हो जाएगा m/v। अब यदि हमारे पास m बढ़ेगा, m d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी m बढ़ेगा तो d बढ़ेगी, और d इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो d डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि मास बढ़ता है तो d बढ़ती है, यदि मास बढ़ेगा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी बढ़ेगी, और यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जब हम स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो हमारा मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो फ्रॉम Sc to Zn, atomic mass increase, ऐसा atomic mass increase, so density increase। जब आप स्कैंडियम से किस तरफ जाएंगे, जिंक की तरफ जाएंगे, एटॉमिक मास बढ़ेगा, और एटॉमिक मास बढ़ेगा तो फिर क्या है, डेंसिटी भी बढ़ेगी। बट इसमें थोड़ा सा जिंक Zn हैव लो डेंसिटी देन Cu, लेकिन जिंक की डेंसिटी क्या होती है, वो Cu से कम होती है। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रीजन क्या है कि जिंक की डेंसिटी, ये तो हमें पता है कि मास बढ़ेगा तो क्या है, हमें पता है स्कैंडियम से और जिंक तक मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन जिंक की डेंसिटी क्या है, कॉपर से कैसी होती है, कम, जबकि कॉपर का मास कैसा होता है, कॉपर का मास होता है 65 और जिंक का मास 65 और कॉपर का होता है 63.5 यू मतलब यूनिफाइड मास। तो मास इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो डेंसिटी भी क्या है, इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और जिंक की डेंसिटी कम है। तो ये है जिंक की डेंसिटी का रीजन क्या है कि देयर आर रिपल्सन टेक्स प्लेस, repulsion take place between 3d10 electron and 4s electron of Zn, 4s electron of Zn। To minimize this repulsion, the outermost cell कौन सी है हमारे पास, 4s2, शिफ्ट आउटवर्ड, रिजल्ट एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ जिंक इंक्रीज, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ जिंक इंक्रीज, सो डेंसिटी डिक्रीज। ये इसका रीजन है कि यदि मैं जिंक लेता हूं तो जिंक में लास्ट में होता है 3d10 4s2, और जिंक के केस में क्या होता है, 4 सेल होती हैं,
तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s, इसमें इलेक्ट्रॉन कौन से हैं 4s, और इसमें इलेक्ट्रॉन है 3d। तो 3d10 और 4s2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में होता है रिपल्सन। रिपल्सन के कारण क्या है, जो बाहर वाली सेल है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है रिपल्सन को कम करने के लिए, जिससे जिंक का एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब जिंक का एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो फिर उसका एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डेंसिटी का ये रीजन होता है कि जो हमारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं स्कैंडियम से जिंक में, तो इस प्रकार से डेंसिटी में वेरिएशन आती है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 7, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को हम डेल्टा ए एच नॉट से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकते हो, डेल्टा ए एच नॉट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को डिफाइन करें तो एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the metallic crystal lattice, to break the metallic crystal lattice, to break the metallic crystal lattice, to break the metallic crystal lattice to their constituent atoms, to their constituents atoms, constituent atoms which are bonded through the, which are bonded through the metallic bond, bonded through the metallic bond, उसे बोलते हैं हम क्या, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी इट डिनोटेड बाई डेल्टा ए एच नॉट, इसे बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज को एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या है, कोई घर पे पानी गर्म कर रहे हैं, 1 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं, उसने क्या है एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मान लो 20 किलो जूल एनर्जी, तो वो उसकी क्या हो गई, एंथैल्पी होगी, क्योंकि प्रेशर वहां पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसे एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली यदि हम कोई टेस्ट ट्यूब में यदि कम लैब के अंदर यदि कोई हम क्या है रिएक्शन कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब या तो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है या फिर एक्सोथर्मिक है, तो जो भी एंथैल्पी चेंज वहां पे हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, जो हीट चेंज हो रहा है, बस वही क्या कहलाएगा, एंथैल्पी कहलाएगा। लेकिन उसमें एटोमाइजेशन क्यों, कब बोलेंगे उसको, ठीक है, एटोमाइजेशन तब बोलेंगे जब हमारे पास कोई मेटालिक क्रिस्टल लैटिस है जो मेटल एटम से बना हुआ है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, वही है स्कैंडियम है, ये कोई स्कैंडियम का पार्ट है, इसमें बहुत सारे स्कैंडियम के एटम्स हैं जो एक दूसरे से क्या है मेटालिक बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको क्या है कुछ एनर्जी दूंगा, मैंने इसको कुछ एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, इसके ये सारे एटम्स जो है वो अलग अलग हो गए, सारे मेटालिक बॉन्ड क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, सारे मेटालिक बॉन्ड ब्रेक हो गए। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटालिक क्रिस्टल लैटिस, इसमें 1 मोल और लिख लेंगे, टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ 1 मोल
1 मोल ऑफ मेटालिक क्रिस्टल लैटिस, 1 मोल ऑफ मेटालिक क्रिस्टल लैटिस टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या है 1 मोल क्या ले लिया है, कोई मेटालिक क्रिस्टल लैटिस 1 मोल, और उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, सारे मेटालिक बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया है। तो जो एनर्जी में उसको क्या है देनी पड़ेगी हमको, उसी का नाम होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और ऐसे केस में क्या है, जब मेरे पास स्कैंडियम है, मैं बोल रहा हूँ भाई ये एटम किसके हैं, स्कैंडियम के, ये भी सारे एटम स्कैंडियम के हैं और 1 मोल स्कैंडियम लिया है, तो ऐसे केस में जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में इसको दूंगा स्कैंडियम के केस में, वो 326 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, बट यदि ये जिंक होता तो जिंक में ये होता था 126 किलो जूल पर मोल, 126 किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ मेटालिक क्रिस्टल लैटिस टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम विच आर बॉन्डेड थ्रू द मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही आयरन के केस में भी क्या होता है, आयरन के मेटल एटम्स भी जुड़े होते हैं, उनको भी हमें उनको सेपरेट करना है, तो 1 मोल आयरन के क्रिस्टल को ब्रेक करके उसको कांस्टेंट एटम में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा ए एच नॉट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही ज्यादा क्या है उसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतना ही हमें उसको क्या है उसके एटम्स को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसी का नाम होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें डी ब्लॉक ना बोल के तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। ऐसा क्यों होता है भाई, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन शो करते हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो they have strong metallic bonding, strong metallic bonding result they show high enthalpy of atomization, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग यदि ज़्यादा होगी तो एटम्स को सेपरेट करने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर क्या है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी। ये भी हमको क्या है ध्यान रखना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है। बट अमॉन्ग द 3D सीरीज एलिमेंट देखिए बात करें हम, इन 3D सीरीज एलिमेंट, in 3D series element Zn have low enthalpy of atomization,
लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यदि हम 3D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करें तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक की जो कैसी होती है, बहुत कम होती है, यानी कम हो और लो होती है। और वो होती कितनी है? 126, मैं अभी लिख चुका हूँ 126 किलो जूल पर मोल। ठीक है, औरों के कंपैरिजन में कम होती है 3D सीरीज के। कारण क्या होता है कि डी में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। बिकॉज in Zn all electron are paired, और इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। सो मेटालिक बॉन्डिंग बिकम वीक, मेटालिक बॉन्डिंग बिकम वीक। रिजल्ट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break crystal lattice, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने में। सो हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो ये हमारे पास था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आगे के क्लास में हम क्या है इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है, और भी जो भी कोई एटॉमिक प्रॉपर्टीज होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।